एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान में बॉटनी से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कलेक्शन करके लाए हैं। और बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके भी सारे हमारे वीडियोस, अलग अलग कैटेगरी वाइज वीडियोस हैं, वो देख सकते हैं। और प्लेलिस्ट में और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, तो आप वहाँ पे जाके भी हमारे वीडियोस को और हमारे पीडीएफ फाइल्स को देख सकते हैं और वहाँ पे जाके भी आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है जंगली किस्म से प्रजनन करा के। हरित वाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो ये संबंधित है बाजरा से। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? हरे शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो जीवाणु से होता है। मिलीबग किस फसल से संबंधित है? मिलीबग जो होता है वो सरसों से संबंधित है। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। अग्नि नीरजा जो रोग है वो सेब से संबंधित है। गन्ने के लाल सड़न रोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गन्ने के लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी कवक है तो कोलेटोट्रिकम फलकेटम, ये कवक जो है वो लाल सड़न रोग के लिए उत्तरदायी है। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कौन सा कवक है? तो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा जो कवक है, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा कवक जो मूंगफली में टिक्का रोग के लिए उत्तरदायित्व है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, इंपॉर्टेंट है। किसके कमी के कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। बाजरे में किस कवक के कारण ग्रीन ईयर रोग होता है? स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकुला कवक की वजह से जो बाजरे में ग्रीन ईयर रोग हो जाता है। स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकुला आलू में होने वाले उत्तरदायी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। तो आलू में जो अंगमारी रोग होता है उसके लिए जो उत्तरदायी कवक है वो फाइटोस्थेरा इन्फेस्टेंस जो कवक है वो आलू में अंगमारी रोग होने के लिए उत्तरदायी है। आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है ऑक्सीजन की कमी। आगे बढ़ते हैं। रिंग रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिंग रोग के नाम से जाना जाता है सैथिल रोग। सिट्रस कैंकर रोग संबंधित है तो ये नींबू से संबंधित है। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है तो वह है कैम्बियम। वह ऊतक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो है कैम्बियम। व्यापारिक कार्क प्राप्त होता है तो कार्क कैम्बियम से व्यापारिक कार्क प्राप्त होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है वो पादपों के विभिन्न अंगों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है तो ये जाइलम द्वारा खनिज एवं जल लवणों का संचालन होता है। वायुतक पाया जाता है। वायुतक जो होता है वो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है। आर्किड में बिलामेन ऊतक पाया जाता है तो आर्किड में बिलामेन ऊतक जो उसके मूलों में पाया जाता है। जलोदभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? जलोदभिद किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरते हैं? तो ये है वायुतक के कारण जल पर तैरते हैं। शीर्षस्थ विभाज्योतक उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। पार्श्व विभाज्योतक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए। रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धसे होते हैं मरुद्भिदों में। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से पानी ऊपर जाता है। आगे चलते हैं। बिलामेन की आवश्यकता होती है नमी के अवशोषण के लिए। बिलामेन की जो आवश्यकता होती है वो नमी के अवशोषण के लिए होती है। वृक्षों की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है। कैसे की जाती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। वंशानुगति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंशानुगति के अध्ययन से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है उसको बोलते हैं अनुवांशिकी। किसे अनुवांशिकी का पिता कहा गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। तो किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम से होता है। किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? किसके द्वारा अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया है? तो ये अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी कहने वाले वाटसन ने इसको पहले अनुवांशिकी कहा है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो जीन शब्द का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। वंशागति की इकाई है जीन। मेंडल ने किस पौधे पर संकरण प्रयोग किया? मेंडल ने किस पौधे पर संकरण का प्रयोग किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गार्डन पी पर, जो मटर के पौधे पर इन्होंने संकरण का प्रयोग किया था। बारबेरा मैक्लेंटाक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मक्का पे। जीन्स बने होते हैं, जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट है। गोविंद खुराना ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को द्विहेलिक्स
प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने पहली बार डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को प्रस्तावित किया था। किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका नाम दिया था? तो रॉबर्ट हुक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जीव कोशिका नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने, या कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति या सेंट्रियोल जो होती है वो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में विभेदित करती है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिका का जो ऊर्जागृह है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइबोसोम में कोशिका के अंदर, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग है प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। सबसे छोटी कोशिकांग है, तो सबसे छोटी कोशिकांग है माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी कोशिकांग है। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण जो होता है वो कहलाता है कोशिका भित्ति। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन, शाखित, झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो श्वसन का सक्रिय स्थल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखती है कहलाती है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होती है वो जीव द्रव्य को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता रखती है। सबसे अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, तो सबसे अधिक कोशिका में जो पदार्थ पाया जाता है वो है जल। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये जो अंतर होता है वो कोशिका भित्ति के कारण होता है। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है स्रावी। कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो डीएनए रखता है। अवर्णी लवक पाए जाते हैं जड़ों की कोशिकाओं में। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान कौन करता है? वो होता है क्रोमोप्लास्ट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, ये है क्लोरोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो विभिन्न आकर्षक रंग प्रदान करता है फलों और बीजों को, और जो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। आगे चलते हैं। प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिका एवं आणविक नियंत्रण कहलाता है एजिंग। लाइसोसोम्स कार्य करते हैं अंतः कोशिकीय पाचन में। लाइसोसोम्स जो होते हैं वो अंतः कोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है क्रिस्टी। जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो हक्सले ने कहा था जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक द्वारा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रक के द्वारा। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था वाल्डेयर ने सबसे पहले गुणसूत्र शब्द का प्रयोग किया था। आगे चलते हैं। अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज की थी पोर्टर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतः प्रद्रव्य जालक की खोज की थी पोर्टर ने। सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसस में सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं। वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है जीवाणुओं में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। जीवधारियों एवं उनके वातावरण के बीच अंतर अभिक्रिया के अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रिटर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया रिटर ने। वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं कहलाता है परितंत्र। वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वो रहते हैं वो क्या कहलाता है? परितंत्र। परितंत्र शब्द सर्वप्रथम प्रतिपादित किया गया था एजी टेंसले ने। परितंत्र का अजीवीय घटक है जल।
प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश होता है वो प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी पारितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है प्राथमिक उत्पादों की, प्राथमिक उत्पादों की जो संख्या होती है सबसे बड़ी होती है, सबसे ज्यादा होती है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर, संसार का सबसे बड़ा परितंत्र है सागर। पारिस्थितिक तंत्र में, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। हाइड्रोफाइटा, हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधे को। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पारिस्थितिक की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रीनेल्स ने इसको प्रतिपादित किया था। सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर, सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना कहलाता है सामाजिक वानिकी। क्या कहलाता है? सामाजिक वानिकी। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। चारण आहार श्रृंखला, चारण आहार श्रृंखला के आधार पर तल में जीव होते हैं उत्पादक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चारण आहार श्रृंखला में आधार तल पर, आधार तल में जो जीव होते हैं वो उत्पादक होते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। संसार में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल हायासिंथ, जल हायासिंथ जो है वो संसार में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण है हरे पौधे। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक है लाइकेन्स तथा मास। मुख्य वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है परजैविक। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। हरित गृह गैस कहलाने वाली गैसें हैं CO2, CH4, NO2, CFC। हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें हैं, हरित गृह गैसें, ग्रीन हाउस गैस कहलाने वाली जो गैसें हैं वो है CO2, CH4, NO2 और CFC। कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है शीशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है वो है शीशा, लेड। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है स्वतः चालित वाहन। कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है? कौन सा वायु प्रदूषक जो है वो मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है? तो कैडमियम जो है वो रक्तदाब को बढ़ा देता है। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होते हैं? तो वो है लेड, शीशा। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है सिलिका। फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट द्वारा। फ्लाई ऐश जो होता है वातावरणीय प्रदूषक जो किसे उत्पन्न होता है? वो थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्पन्न होता है। मिनी माता रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिनी माता रोग होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है नीम। आगे चलते हैं। जल प्रदूषण मापने हेतु जांच की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल प्रदूषण मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। DDT होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DDT होता है अजीव अपघटनीय प्रदूषक। क्या होता है? अजीव अपघटनीय प्रदूषक। सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी विकिरणों से होता है त्वचा का कैंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुसफुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है वात स्फीति। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जल प्रदूषण की माप जो होती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा घुली हो उसके बिहाफ पे हम जल प्रदूषण की माप करते हैं। अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है
जेट उड़ान, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है जेट उड़ान। ध्वनि प्रदूषण होता है 85 डेसिबल से अधिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ज्यादातर एग्जामों में पूछा जा चुका है। ध्वनि प्रदूषण का जो माप होता है वो 85 डेसिबल से अधिक जो शोर होता है वो ध्वनि प्रदूषण के कैटेगरी में आता है। विकिरण प्रदूषण उत्पन्न करता है कैंसर रोग। विकिरण प्रदूषण जो है वो कैंसर रोग उत्पन्न करता है। अम्ल वर्षा से प्रदूषित होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अम्ल वर्षा से मृदा तथा जलाशय प्रदूषित होती है। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? स्टोन कैंसर जो होता है वो अम्ल वर्षा से होता है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाला अजैविक प्रदूषक है आर्सेनिक। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो वो एजेंसी है ग्रीन पीस। ये रहे एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहां जाकर ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियोज में। नमस्कार।